अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत प्रोग्राम ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस बार जो मौजू है इस ग्रेट डिबेट का वो है गंदम की मौजूदा सूरत हाल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त गंदम की कटाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, मासिवाए चंद एक इजला के, और बहुत भयानक तस्वीर है जो हम देख रहे हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नवंबर से लेके गुज़श्ता चंद दिनों तक हम तकरीबन 15 प्रोग्राम कर चुके हैं गंदम के ऊपर, जिसमें हमने पॉलिसी मेकर्स को, किसानों को और बाकी जो मुतलका इदारे हैं उनको मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाए और हमने उनको वार्न किया कि क्या सूरत हाल होने वाली है। और नाज़रीन, आज बिल्कुल वही हुआ जिसका खदशा आपको गुज़श्ता 6 माह से बताते आए हैं कि पाकिस्तान में गंदम का कहर पड़ सकता है, गंदम शार्ट हो सकती है और गंदम की पैदावार में कमी आ सकती है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की बहुत बुरी सूरत हाल है और जो एक्सपेक्टेड हमारा जो टारगेट था वो कोई 28 से 30 मिलियन टन था, लेकिन इस वक्त जो प्रोडक्शन फारकास्ट की जा रही है वो तकरीबन 22-23 मिलियन टन है। तो नाज़रीन, ये बड़ा फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और मैं आपको बताऊं कि ये मुस्तकबिल में आइंदा 4-6 माह में बहुत बड़ा बहरान आने वाला है आटे का पाकिस्तान में, और प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगी। और आपने देखा कि चंद रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि गंदम का बहरान आने वाला है पाकिस्तान में, गंदम की पैदावार कम हुई है। और नाज़रीन, वो जो इंडिकेटर्स बताए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वो वही इंडिकेटर्स थे जो हमारे माहिरीन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको बताते रहे। तो नाज़रीन, आज के मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ सैम चौधरी साहब मौजूद हैं जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ज़री मामलात पर। तो आइए आपको डायरेक्ट उनके साथ लिए चलते हैं। जी सैम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिन्यामिन साहब, कैसे हैं आप? सर, ये आपने बहुत पहले आई रिमेंबर के वार्न किया था मुख्तलिफ इदारों को, गवर्नमेंट को, कि खुदारा आंखें खोलें, तवज्जो दें, खाद का बहरान था, बाकी मसाइल थे, लेकिन किसी ने ना सुनी और आज सूरत हाल आपके सामने है। किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? बिन्यामिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हिसास मौजू के ऊपर डिबेट का आगाज़ किया। और जैसा कि आपने बता चुके हैं कि हम किसान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर कम से कम 15 बार इस सेशन में, इस सीज़न के दौरान गंदम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं, जिसमें फार्मर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम थे, फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ का उनको बताते रहे। इस दौरान हमने हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत वक्त को बारहा कॉल किया, उनसे मुखातिब हुए और बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया इस बात पर कि पाकिस्तान इस पर गंदम के हवाले से बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। सबसे पहले हमने स्पोर्ट प्राइस की मतलब बात की कि स्पोर्ट प्राइस की जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की थी और उसको बहुत ताख़ीर से किया, जिसकी वजह से बहुत से फार्मर्स जो उनसे स्पेशली राइस बेल्ट के फार्मर हैं जो कि राइस की फसल लेते हैं और उसके बाद वो गंदम काश्त नहीं करते या गंदम काश्त करते हैं, तो उन्होंने इस साल गंदम की काश्त नहीं की, बल्कि चारा जात पे चले गए कि यार गंदम से फ़ायदा कुछ नहीं होगा हमें और मेहनत इस पर वो ज़्यादा है। तो चारा जात जो उनके हैं वो इजीली हार्वेस्ट भी हो जाते हैं, उनकी जो सी क्या कहते हैं काश्त भी जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाती है। तो ये एक तो वो मसला आया। और इसकी जो प्राइस थी स्पोर्ट प्राइस, वो बहुत लेट ताख़ीर से मार्च में जाके अनाउंस की गई। अगर इसको पहले कर लिया था, इसके 2 फैक्टर हो सकते थे कि फार्मर को ज़्यादा हो जाता कि मेरी गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो सी है वो 1850 के बजाय 2250 है या 2200 रुपया है, तो वो अपनी 30 या 35 मन की जो औसत आती है उस हिसाब से उसको 12 से 14 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम आती है, तो वो उसमें से 4 या 5 हज़ार रुपया मज़ीद गंदम की प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी मियार को बेहतर करने के लिए, पैदावार को बेहतर करने के लिए फर्टिलाइज़र के ऊपर उसके ऊपर इस्तेमाल कर लेता, जिससे कभी चांसेस है कि हमारी पैदावार बेहतर होती है। दूसरा मसला जिस पर हमने बहुत, मेरे ख्याल में 4 या 5 प्रोग्राम लगातार किए और हमने बहुत ज़्यादा शिद्दत से अपने कंसर्न का, उसमें अपने जो हमारी इसमें फीलिंग थी, हमारे उसमें रिजर्वेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका हमने इजहार किया कि पाकिस्तान में पिछले साल यूरिया की पैदावार 11% ज़्यादा हुई, लेकिन पाकिस्तान में पिछले साल पूरा गंदम का सीज़न हम यूरिया के सख्त बहरान का शिकार रहे, यूरिया दस्तयाब ही नहीं था। बहुत से इसमें आप कह सकते हैं इदारे इन्वॉल्व थे, जो यूरिया को मिस हैंडल किया गया, उसको पाकिस्तान से स्मगल बाहर किया गया। एक लंबी स्टोरी है जिसकी हम निशानदी पहले कर चुके हैं। मुझे याद है कि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक फार्मर था जिसका 25 एकड़ रकबा था और वो रो रहा था कि ये हम किन लाइनों में लग गए हैं, हमें फ़कीर बना दिया गया खाद के लिए। तो ये वही मौका था जब हम भी गवर्नमेंट को वार्न कर रहे थे कि प्लीज़ खुदारा इस खाद के बहरान को सीरियस लीजिए। देखें आप बिन्यामिन साहब, उस वक्त जब ये हमने डिस्कस किया था, खाद का बहुत शदीद बहरान था और इसमें कोई शुबा नहीं है, महकमा ज़राअत
और आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, जिसका जो हाथ लगा उसने उस बहरान से फ़ायदा उठाया। दोनों हाथों से फार्मर्स को लूटा, डीलर्स उनके साथ मिल गया, और तीनों यानी कि डीलर्स, महकमा ज़राअत और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, तीनों ने जो इस बहरान, एक तो बहरान आपके आ गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था, दूसरा जो आया भी आपको सप्लाई मिल रही थी उसके ज़रिए भी इन्होंने लूट मार कर बाज़ार गर्म कर दिया और अपने लोगों को नवाजा गया। हर गंदम के एक बैग पे 300 से 400 रुपये तक कमाए गए, जो कि फार्मर की जेब पे आए। फार्मर डिस्करेज हो गया, फार्मर की कैपेसिटी नहीं रही कि वो गंदम को यूरिया ज़्यादा दे सके। जिसने 3 बैग डालने थे उसने 1.5 डाला, 2 डाले, जिसने 2 डालने थे उसने 1 डाला। और ये तो यूरिया का मैं इतनी खसूसी बात कर रहा हूँ, यूरिया हमारी अपनी पैदावार है, हम उस पर सब्सिडी देते हैं, हम खाद फैक्ट्रियों को फ्री गैस देते हैं, एनर्जी जो हमारा सोर्स निकलता है ताकि वो हमारे किसानों के लिए सस्ती खाद तैयार करे यूरिया। बाकी जो फास्फोरस खादें थी बाहर से इंपोर्ट होती थी, DAP, MAP या नाइट्रोफास जो आती थी, या पोटाशियम सल्फेट जो कि सल्फेट इसकी पोटाशियम की खाद है, उनकी प्राइसेस तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हम तो उसमें इंपोर्टर हैं। तो उनकी प्राइसेस भी आसमान पे बातें कर रही थी। DAP का बैग 3600 से 11,000 पे चला गया, 10,500 पे, 10,000 पे, 7,000 से शुरू हुआ गंदम के सीज़न में, और गंदम के सीज़न में ये 9,000 तक गया। आज मौजूदा सूरत हाल इसकी देख लें कितनी ज़्यादा है। तो फार्मर की कैपेसिटी नहीं रही कि वो अपनी फसल को दे सकता। हमने प्रेडिक्शन की थी कि इस फर्टिलाइज़र की जो सी कमी है इसकी वजह से कम 10 से 15%, यानी कि 3 मिलियन टन पैदावार का कम से कम जो आपका पैदावार में कमी थी वो फर्टिलाइज़र की ना होने या दस्तियाबी कमी की वजह से हमें वो पेश आ रही थी। अच्छा सैम साहब, इस दफ़ा एक और इशू आया है कि जो गंदम का दाना है वो मोटा नहीं हुआ। कह रहे हैं कि क्लाइमेट इस बार बहुत असरअंदाज हुआ है गंदम की फसल के ऊपर। तो अब क्लाइमेट किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसका क्या किया जा सकता है? आप क्या समझते हैं किस लेवल पे ये बात हकीकत पर मबनी है कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसने हमारी गंदम की पैदावार को बहुत मुतासर किया? बिन्यामिन साहब, ये बहुत ही सुलगता हुआ सवाल है। क्लाइमेट या मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे कंट्रोल में वाकई नहीं हैं, लेकिन उन मौसमियाती तब्दीलियों को पेशगी जानना और उनके लिए एहतियाती तदाबीर करना, हिफाजती इक़दाम करना और उनके लिए मुनासिब प्लानिंग करना, वो तो हमारे कंट्रोल में है ना। पाकिस्तान ने 2001 में जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे साइन किया था तो उस वक्त बता दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त की कि पाकिस्तान में आने वाले जो 15 से 20 साल है उसमें क्लाइमेटिक चेंज का बहुत बड़ा एक हमें इशू दरपेश होगा। पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी सोए रहे, पाकिस्तानी हुकूमतें भी सोई रही, अदारे भी सोए रहे। मैं तो इसमें ज़रिए साइंटिस्ट को भी कहूँगा कि उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया, खामोश बैठे रहे। चैनल्स ने इस पर किरदार अदा नहीं किया और सब सोए रहे। क्यों जी, क्या है, कुछ नहीं है, माहौलियाती तब्दीलियाँ, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ताला को ना किसी से दुश्मनी है ना दोस्ती है इस मसले में, वो सिर्फ मजहबी मसले में अल्लाह ताला बात करते हैं। बाकी तो अल्लाह ताला हर कौम को उसकी उसकी कोशिश के मुताबिक उसका फल देते हैं। मैंने 2008 में 2012 में इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए जिसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग थे, डॉक्टर्स थे, वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट पे बात करते थे कि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, उन टॉप 3 कंट्रीज़ में और दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्रीज़ में शामिल है। अभी क्या हुआ पाकिस्तान में इस साल? जो टेम्परेचर आपका मई में आना था आपका मार्च में आ गया। हमारा बहार, हमारी स्प्रिंग का सीज़न ही एस्केप हो गया पूरा। हमें स्प्रिंग इस साल मिला ही नहीं। स्प्रिंग का सीज़न होता है जो कि आपकी गंदम की पैदावार में दाने के अंदर दूध पैदा करता है और दाने का साइज़ बढ़ाता है। फार्मर को पता नहीं था। एक तो ये हो गया, सख्त गर्मी पड़ गई। दूसरा, फार्मर उस पर क्या हुआ, वेपर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि पानी का ज़मीन से बुखारात बन के उड़ना बहुत ज़्यादा हो गया। पौधों ने अपने आप को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो सा था हवा में बुखारात बनकर उड़ा दिया। इस वक्त महकमे ने उनको गाइड ही नहीं किया, ज़राअत ने बहुत बड़ी नाअहली कि आप एक्स्ट्रा इस साल गर्मी शिद्दत से बढ़ गई है, स्टेज पे 1 या 2 पानी एक्स्ट्रा लगा दो, उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता था। लेकिन महकमा हमारा अपने और मसाइल में सब दिहाड़ी पे लगे हैं, उनमें बिजी था। मैं एक्सटेंशन की बात करूँ, मैं प्लांट प्रोटेक्शन की बात करूँ, मैं रिसर्च इदारों की बात करूँ, सबकी अपने जो सा डिलीवरेबल हैं वो टास्क डिफरेंट हैं। उनकी अपनी डिलीवरेबल हैं कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरे घर बन जाए, मेरे बच्चों की शादियाँ अच्छी हो जाएँ। किसी का टास्क ये है ही नहीं कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी हो। तो ये तो मॉनिटरिंग और डिपार्टमेंटल लेवल पे बहुत बड़ी कमज़ोरी है। इसको हम कम कर सकते थे, हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन इस शिद्दत को हम कम कर सकते थे। प्लांट को इम्यून कर सकते थे, बढ़ा सकते थे उसकी इम्यूनिटी के मौसमियाती तब्दीलियों को वो फेस कर लेता। हम एंटी स्ट्रेस के प्रोडक्ट हैं। वो मसाइल हैं जो अब हो चुके हैं, अब फ्यूचर का लायामल क्या होना चाहिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए, अगर आप कोई तजवीज़ करना चाहें। अभी जो गंदम कसवी और बहरान आ गया है जो तकरीबन 10 मिलियन टन, एक बड़ी एक मिकदार है गंदम की जो हम शॉर्ट इस वक्त है पाकिस्तान में, ये किस तरह ओवरकम करेंगे हम? ये तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कीमती ज़र मुबादला दोबारा हम
गंदम इम्पोर्ट पे ज़्यादा? मियां साहब, सबसे पहली बात ये कि जो मैं बात भी कर रहा था, मैं इसमें मुख्तसर से ऐड कर दूं कि हम इस बहरान को मज़ीद कम कर सकते थे अगर हमारी जो रिसर्च इदारे या फील्ड इदारे फार्मर्स को गाइड कर देते। हम एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट हो गया, हम अमाइनो एसिड्स हो गए, ऐसी चीज़ें जिनसे पोटाशियम के स्प्रे, जिनसे प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ती है और मौसम की शिद्दत का मुकाबला कर सकता है, वो करवा देते, फिर भी हमें रिलीफ मिल जाता। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। अब आपने बात की है गंदम का, देखिए ये एक हमारी रियलिस्टिक अप्रोच है जिसको हम आंखें बंद करें या आंखें खोलें, हमारे सामने है कि पाकिस्तान के ऊपर जो गंदम की पैदावार हमारी होती है उसमें हमारा पार्टनर, अनडॉक्यूमेंटेड पार्टनर जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान की जितनी आबादी है उसको तकरीबन 3 मिलियन टन गंदम यहीं से जाती है। तो हमारे पास इस वक्त जो बैकलॉग आ रहा है वो तकरीबन 8 से 9 मिलियन टन का होगा। कुछ उसमें से हमारे पास गोदामों में पिछले साल की पड़ी हुई है, लेकिन अगर वो देखा जाए तो 3 मिलियन टन बन जाती है। लेकिन हमें फिर भी 6 मिलियन टन का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें इस साल शदीद कमी रहेगी 6 मिलियन टन की। अब 6 मिलियन टन को अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त आप बाई करने जाते हैं तो हमारे पास गंदम सोर्स कहाँ से आती थी? हमें यूक्रेन से आती थी, रशिया से आती थी, हम बाई करते थे। यूक्रेन में तो इस साल वॉर की वजह से गंदम की फसल की हार्वेस्टिंग ही नहीं हो सकी, लोग अपने घर छोड़ के भागे, फसल वैसी की वैसी फील्ड में लगी सूख गई है। तो इसका वो मतलब है कि यूक्रेन हमें फीड नहीं कर सकेगा। इंटरनेशनल लेवल पे गंदम की पैदावार में कमी का बायस बन गया, रशिया पे सैंक्शंस लग गई हैं। तो अब क्या करेंगे हम? मार्केट में गंदम की प्राइस बढ़ गई है, अगर मौजूदा में हमें मिलती भी है तो हमें कम से कम 3 से 4 अरब डॉलर चाहिए इस गंदम को इम्पोर्ट करने के लिए। वो पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? इस बात पे किसी ने सोचा? और मैंने पिछले प्रोग्राम में यही बात की थी कि अल्टरनेट सोर्स पे जाएं। अल्टरनेट सोर्स के तरीकाकार किए हैं, हम अपने फूड हैबिट पे लोगों को गाइड करें कि हम राइस की इस मरदा प्रोडक्शन ज़्यादा लें। अनफॉर्चुनेटली राइस पे भी हमें बहरान आ गया, पानी नहीं था, सिंध में राइस की फसल लगी और सारी की सारी बेकार हो गई, जल गई, पानी ना कमी की वजह से सूख गई। अब सिर्फ राइस की पैदावार पंजाब में एक्सपेक्टेड है या सिंध में जो सा आपका लेट राइस लगेगा उससे आपको फ़ायदा होगा। तो अगले साल राइस की पैदावार भी कम होने का चांस है और कीमत बढ़ने का चांस है। तो अब क्या बचता है हमारे पास एक ग्रेन बचता है जो सीरियल में आता है, वो मकई। हमारी इस वक्त तकरीबन 8 से 9 मिलियन टन की पैदावार है एनुअल दाने की, मकई की। हम इसको अपनी फूड हैबिट का हिस्सा बनाएं। मकई की जो सी करंट कीमत है गंदम से कम है, गंदम आपकी 2400-2500 में जा रही है मार्केट में, तो मकई आपकी 1600-1700 रुपये में है। अच्छा, मकई के साथ इशू क्या आता है कि मकई को अगर आप गंदम के साथ पैक करके देते हैं तो उसमें आपके बहुत से नुकसानदेह मवाद, एफ्लाटॉक्सिन वगैरह पैदा हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हमें इसमें डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी। अप्रोच ये है कि हमें हर घर को 2 बर्तन का मॉडल लेना पड़ेगा कि हर घर में 2 डब्बे होंगे। एक डब्बे में अगर उनकी घर की रिक्वायरमेंट है 20 किलो गंदम के आटे की मंथली, तो उसमें एक डब्बे में 15 किलो गंदम का आटा होगा और दूसरे डब्बे में 5 किलो मकई होगा। और जब वो खतून खाना जब अपना वो आटा गूनेगी तो 3 डब्बे वो 3 यानी कि गिलास वो गंदम का आटा लेगी और 1 गिलास मकई का आटा लेगी। उससे एक तो है हेल्थ बेहतर होगी, एक इसके नुकसानदेह एफ्लाटॉक्सिन के मिक्सिंग की वजह से, देर तक रहने की वजह से गंदम के आटे में और मकई के आटे में जो जहरीले मौत पैदा होंगे वो बच जाएंगे। आप फ्रेश उसको मिक्स करेंगे, गूंदेंगे और खाएंगे, आपकी फूड हैबिट बेहतर होगी और हमारा जो एक इम्पोर्ट का जो बर्डन है 3 से 4 डॉलर का, इससे हम बच सकते हैं। मकई का हमारे पास चॉइस है, मकई हमारे पास 2 फसलें आगे एक्सपेक्टेड हैं। एक ये मौसमी मकई जो भी लगने वाली है, इस पर हम फोकस करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और दूसरी हमारी बहारिया मकई जो आगे आलू जनवरी से लगती है। तो हम 2 फसलें मकई की ले सकते हैं। हम कोशिश करें जितने भी हमारे एरेबल एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ पे हम काश्तकारी कर सकते हैं वहाँ पे फौरी तौर पे हम मकई का हंगामी प्लान नाफिज कर दें, ताकि हमें पाकिस्तान में दाने की कमी ना हो। लोग कह सकते हैं जी मकई कौन खाएगा? सर, जब आपके पास नहीं होगी गंदम तो आप मकई भी खाएँगे। ये तो आपकी दस्तियाबी भी होता है ना कि अगर आप जिस तरह कोविड आया था, बाज़ार बंद कर दिए थे, लोगों को आदत थी बाज़ारों में रात 12 बजे घूमने की, गवर्नमेंट ने बाज़ार बंद कर दिए तो लोगों ने 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना बाज़ारों के बगैर भी गुजारे, शॉपिंग किए बगैर भी गुजारा। तो आप मजबूरी को आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत बच जाएगी। सैम साहब, हमें ईटिंग हैबिट्स भी अपनी कौम की चेंज करना पड़ेंगी। वैसे भी साइंटिफिक और डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इनटेक है वीट का, यानी वीट फ्लोर का, वो ठीक नहीं है, वो हेल्थ के लिए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नाज़रीन, आपको एक ऑफिशियल फिगर है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी वीट की पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी कटाई और उसके बाद के जो मराहिल हैं उसमें हम 30%
ज़ाया कर देते हैं। ये ऑफिशियल फिगर है, हम इस पे एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हमें मिलते हैं उसके मुताबिक 30% हम ज़ाया कर देते हैं। यानी 100 किलो अगर है तो उसमें से सिर्फ 70 किलो हम घर लेके जाते हैं, 30%। सिर्फ जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनसे, जो हमारे कंबाइंड हार्वेस्टर हैं वो बहुत पुराने हैं, फिर जो हम मैनुअल कटिंग करते हैं, थ्रेशर हमारी पुरानी है, तो ये वीज़ हमारी जो ज़ाया हो जाती है क्रॉप, इसके ऊपर भी फोकस करके हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सैम साहब, हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहें? स्पेशल मैसेज में एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा सर, कि गवर्नमेंट को कि एक और क्रॉप जिसका मैं जिक्र करूँगा जो कि हमारी सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, वो है आलू, नई फसल आलू की। इसको प्रमोट किया जाए। फार्मर इस साल आलू से बड़ा डिस्करेज हुआ है, उसको रेट नहीं मिला, पैदावार बहुत रही। आलू को आप अपनी अल्टरनेट फूड में लेके जाएं। आलू पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में है जहाँ पे आलू सबसे कम खाया जाता है। हमारी पैदावार बहुत है, हम ज़ाया कर देते हैं आलू। तो आलू को आप लेके जाएँ, आप खुराक का हिस्सा बनाएं। एक तो वो हेल्दी फूड है आलू, और उससे क्या होगा कि वो सॉलिड आपको फूड मिलेगी, आपका गंदम पे जो सा इन्हिसार कम हो जाएगा। हमें अपने फूड हैबिट, जिससे आपने बात की, चेंज करने की ज़रूरत है। हमें मुतबादल फूड के जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करना है। हम इम्पोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पर बहुत बड़ा बर्डन है ज़र मुआतला का ऑलरेडी, जिसकी वजह से प्राइस डॉलर की ऊपर जा रही है। हमें अपनी मुल्क के लिए सोचना है इस वक्त, हमें अपनी लग्जरी के लिए नहीं सोचना। 3-4 साल 5 साल अगर हम अपनी फूड हैबिट चेंज कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि पाकिस्तान की इसमें बेहतरी है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हमने चिकन भी खाए, हमने बर्गर्स भी खाए, हमने मैकडॉनल्ड भी इंजॉय किया, हम कर रहे हैं, तो हम अपनी फूड हैबिट में लिटिल चेंज कर लेते हैं। सर, मेरा छोटा सा मासूमाना सा सवाल है कि गवर्नमेंट ने 3 महीने डिले क्यों किया स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करने में? क्योंकि सिंध पहले कर चुका था और वहाँ पूरा प्लान हो चुका था गंदम का, तो फिर फेडरल और पंजाब ने क्यों इतना डिले किया? इसका कोई लॉजिक, कोई रीज़न समझ नहीं आती। मास्टर इसके कि फार्मर डिस्करेज हो जाएं और नहीं, मैं इस पे बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी इंटेंशन रॉन्ग थी, लेकिन मैं उनको कह सकता हूँ कि इनकम्पिटेंसी और पुअर डिसीजन मेकिंग थी। जो उनके मातहत अदारे थे वो उनको बर वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके, या इनको इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, उनके लिए दीगर मसाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसको कह सकते हैं। इसमें नाअहलियत को कह सकते हैं कि नाअहलियत थी इसमें। अच्छा, अभी आपने सवाल किया कि को मैसेज देना चाहेंगे। मेरा मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर फर्टिलाइज़र, नेशनल फर्टिलाइज़र प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। हमारी फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, इस पर इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि नेशनल फर्टिलाइज़र प्रोग्राम क्या है और मुमकिन प्रोग्राम में हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने फर्टिलाइज़र के बर्डन को कैसे कम कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारी पैदावार पे क्या आएगा, और हमें उसके बेनिफिट इकॉनमी को क्या हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला जी। इंशाल्लाह हम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान न्यूज़ बिल्कुल एक गैर सियासी इदारा है, और हमारे कोई ट्रेड के मकासद भी नहीं, यानी हम बिज़नेस भी नहीं करते इस प्लेटफॉर्म पे। हम जो भी आपसे बात करते हैं वो रिसर्च बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे बेस कर रही होती है, और हमारे माहिरीन जो आपको राय दे रहे होते हैं, फार्मर्स को और पॉलिसी मेकर्स को, वो भी बहुत ऑनेस्ट होती है और बगैर किसी इंटरेस्ट की होती है। तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी बनाते वक्त आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें कि आपका एक दिन कोई फ़ैसला डिले करना कौम का बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनता है। ये चंद लोगों की मेरा नहीं ख्याल कि ये 10 से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने ये इसकी स्पोर्ट प्राइस को डिले करवाया, या हो गया जैसे भी हुआ, बहरहाल उसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है, और ये पूरा साल भुगतेगी जब तक नई क्रॉप नहीं आती। इसके साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे सैम साहब का, और मुझे आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली ग्रेट डिबेट में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।